अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्क्लेरोडर्मा है। स्क्लेरोडर्मा जो है उसके लिए जो सिनेरियो वो डिस्कस किया जा सकता है, जिसमें सारे फीचर्स को इंक्लूड किया जा सकता है। वही सिनेरियो है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए। अ 36-year-old वुमेन कम्स टू सी यू बिकॉज हर स्किन फील्स टाइट, नॉट टेंडर, जस्ट टाइट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है इसमें। बहुत सारी और डिजीज़ हैं जैसे डर्मेटोमायोसाइटिस है या पोलीमायोसाइटिस है, उसमें हमेशा स्किन टेंडर होगी, इसमें टेंडर नहीं है, जस्ट टाइट है। क्यों है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। शी ऑल्सो रिपोर्ट्स पेनफुल डिसकलर्ड फिंगर टिप्स, just fingertips. That is because of the Raynaud's phenomena, which we will discuss also, with exposure to cold and emotions. The physical examination discloses an elevated BP and diffuse shiny thickened skin. ये tight and thickened skin तकरीबन हमेशा एक टाइम पे ही प्रेजेंट होती हैं collectively. The laboratory test revealed an elevated creatinine. That means कि scleroderma has involved the kidneys also. ठीक है। स्क्लेरोडर्मा इज़ ए क्रॉनिक, एक डेफिनेशन है इसकी, क्रॉनिक है, मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, जो कि क्लिनिकली अगर हम इसकी फाइंडिंग्स को देखा जाए तो थिकनिंग ऑफ स्किन होती है इसमें और एक्यूमुलेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कैल्सिनोसिस, थिकनिंग आपको नज़र आती है स्किन में। ठीक है। और सिस्टेमिक है तो ऑब्वियसली सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेगी, स्किन इन्वॉल्व करेगी, बाउल इन्वॉल्व करेगी, लंग्स को इन्वॉल्व करेगी, जिसमें फाइब्रोसिस सबसे मोस्ट कॉमन है, एंड किडनीज, जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंक्रीज क्रिएटिनिन होगा और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर भी हमें मिल सकता है स्क्लेरोडर्मा में। रेनॉल्ड्स फिनोमेना हमेशा, फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर नॉलेज एट दैट लेवल, हमेशा आपको रेनॉल्ड्स फिनोमेना स्क्लेरोडर्मा में ज़रूर मिलेगा। अभी हमने पहले भी उसके बारे में बात की है कि इट इज़ द चेंज ऑफ कलर ड्यू टू कोल्ड और इमोशंस। हम आगे रेनॉल्ड्स फिनोमेना को भी डिस्कस करूंगा मैं सेपरेटली। ठीक है। चेंज ऑफ द कलर ऑफ द फिंगर टिप्स, स्किन थिकनिंग 100% हमेशा स्क्लेरोडर्मा में प्रेजेंट होगी। बॉवल में आपको एसोफेजियल हाइपोमोटिलिटी मिलेगी या डिसमोटिलिटी भी मिल सकती है। हाइपोमोटिलिटी, it is just like echalasia but not exactly echalasia, because echalasia involves the lower end of esophagus and GI in scleroderma, GI involves esophagus, categorically involve होती है। ठीक है। और बाउल डायलिटेशन, आप बाउल कुछ पैचेस होंगे, नॉट ऑल द वे सारी की सारी बाउल डायलेट हुई होगी, कुछ जगह होंगी बाउल की जो डायलेट होंगी, कुछ पैचेस होंगे जो डायलेट होंगे। जब आप एक्सरे लेंगे तो आपको कुछ लूप्स ऐसे नज़र आएंगे कि जो डायलेटेड होंगे। यहाँ पे इनको ऐसे बाउल डायलिटेशन नहीं लिखना चाहिए था, कुछ लूप्स ऑफ बाउल डायलिटेशन लिखना चाहिए था। अच्छा, पल्मोनरी सिम्टम्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। अच्छा, डायरेक्टली फाइब्रोसिस नहीं होता। जहाँ तक फिंगर टिप्स की डिस्कलरेशन की बात है, क्यों होती है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। होता ये है कि स्क्लेरोडर्मा ऑल्सो इन्वॉल्व्स वेजल वॉल्स, वेस्कुलाइटस करवाता है, नॉट एग्जैक्टली वेस्कुलाइटस। ये कहा जाता है कि इसमें ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं है, इसलिए वेजल्स में वेस्कुलाइटस का होना बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली नज़र नहीं आता, बट वो एक वर्ड यूज़ करते हैं कि आपको वेजल्स ऑब्लिटरेशन मिलती है, बट नॉट एग्जैक्टली टू द लेवल ऑफ वेस्कुलाइटस। ठीक है, बट ओब्लिटरेटेड मिलती हैं। उस ओब्लिटरेशन की वजह से इनिशियली इन्फ्लेमेशन होगी और उस इन्फ्लेमेशन के कुछ अरसे बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक है। फिर इनिशियली उस वेजल ऑब्लिटरेशन की वजह से आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन मिलेगी और उसके बाद फिर आपको फाइब्रोसिस मिलेगा। तो एग्जैक्टली इसमें भी यही है कि पहले वहाँ पे वेस्कुलाइटिस हुआ, जो भी इसको हम ऑब्लिटरेशन कह रहे हैं, एक एबनॉर्मेलिटी हुई वेजल वॉल्स की, उससे कुछ अरसे बाद वहाँ पे एक माइन्यूट सी इन्फ्लेमेशन हुई, फिर वो रिजॉल्व हो गई। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा वेजल ऑब्लिटरेशन हुई, फिर हल्की फुल्की इन्फ्लेमेशन हुई, इंजरी हुई, फिर ठीक हो गई। इसी तरह ये स्टेप्स होते रहे होते रहे होते रहे और एट द एंड फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक है। बट बिकॉज ये इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं है, इसलिए इट टेक्स सो मच टाइम
कि जो नॉर्मल डिजीज़, जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं वो इतना टाइम नहीं लेती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बात की थी कि अगर सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाए, ये इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है इसमें कि 48 घंटे के अंदर अंदर पूरे का पूरा जॉइंट इतना इरोसिव हो जाएगा कि आपको पूरा जॉइंट ही चेंज करना पड़ेगा, इतना डैमेज हो जाता है। इसमें हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इट टेक्स सो मच टाइम। हाँ, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। स्क्लेरोडर्मा जो रीनल क्राइसिस है, अगर हमने जैसे एसएलई में बात की थी कि लूपस नेफ्राइटिस हो जाए, इसमें भी मैं आपको एग्जैक्टली यही बात करूंगा। अगर स्क्लेरोडर्मा इन्वॉल्व्स रीनल सिस्टम, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये एक्यूट फ्लेयर है, ये डिजीज एग्रेसिव है। ठीक है, एग्जैक्टली जस्ट लाइक लूपस वी हैव डिस्कस्ड कि अगर उसमें भी नेफ्राइटिस हो जाए तो हम ये कहते हैं कि एक्यूट फ्लेयर है, डिजीज एग्रेसिव है। इसमें भी एग्जैक्टली यही है। स्क्लेरोडर्मा में भी अगर किडनीज इन्वॉल्व हो जाए तो डिजीज़ का मतलब है ये डिजीज़ एग्रेसिव हो चुकी है। नीचे पढ़ लीजिए, एग्रेसिव एक्यूट रीनल फेलियर एंड मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। दैट इज़ नॉट वेरी ट्रू नाउ। बहुत सारी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन अब एस इनहिबिटर्स से ट्रीट होने लगी हैं, बट स्टिल अगर पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ चला गया, एआरएफ की तरफ चला गया, तो फिर भी बिकॉज अगेन इट इज़ नॉट वेरी एग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दैट्स वाई फिर भी पेशेंट, इसमें ये कहा जाता है कि पेशेंट की बड़ी जल्दी डेथ हो जाती है अगर एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाए बिकॉज ऑफ रीनल क्राइसिस रिलेटेड टू स्क्लेरोडर्मा। बट स्टिल इट टेक्स अ टाइम अलॉन्ग, तकरीबन इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली अ ईयर फॉर इतना डिजीज़ ख़राब हो जाए कि पेशेंट की डेथ हो जाए। कुछ बुक्स में वीक्स टू मंथ्स भी लिखा है, लेकिन कोई भी स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट जिसमें नेफ्रेटिक डिजीज़ इवॉल्व हो जाए, उसमें वीक्स टू मंथ्स वाली बात नहीं है, तकरीबन साल लग जाता है डेथ में। बट साल भी स्क्लेरोडर्मा जैसी डिजीज़ के लिए किसी पेशेंट को अगर साल में डेथ हो जाए तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ टू अर्ली, क्योंकि स्क्लेरोडर्मा इतनी एग्रेसिव डिजीज़ नेचुरली नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देख लें। ANAs, दिस इज़ टू रिमेंबर फॉर द वाइवा एंड फॉर द रिटन एज वेल। ANAs को हमेशा याद रखिएगा। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ की जो सब टाइप इसमें इन्वॉल्व है वो SCL-70 है। ट्रीटमेंट बेसिकली हमारे पास कोई क्योर नहीं है। बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ का जिनके पास हमारे पास कोई क्योर नहीं होता सिवाय इसके कि हम उसमें बस ऐसे हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं, एनसिड्स दे के उनके सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें भी हम सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल कर रहे हैं, कॉज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। पेंसिलमाइन अगर स्किन मैनिफेस्टेशन होगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर रेनॉल्ड्स फिनोमेना होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पिछले 15-14 साल में बहुत ज़्यादा रेनॉल्ड्स फिनोमेना को ट्रीट करने के लिए बहुत एक अच्छी डिस्कवरी है कि ये ट्रीट कर सकते हैं, वरना उससे पहले रेनॉल्ड्स फिनोमेना ट्रीट नहीं होता था और पेशेंट को एट द एंड डिब्राइडमेंट करनी पड़ती थी और समटाइम्स तो उन्हें जो फिंगर्स हैं उनको कटवाना भी पड़ता था, उनकी एम्प्यूटेशन भी होती थी। एस इनहिबिटर्स रीनल के लिए अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हाइपरटेंशन के लिए एस इनहिबिटर्स आर द बेस्ट। क्रेस्ट सिंड्रोम और लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, क्रेस्ट ओल्ड एज में कहा जाता था, पहले कहा जाता था, पुरानी बुक्स में कहा जाता था, अब लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा कहा जाता है इसको। पुरानी एजेस में इसका नाम क्रेस्ट था। क्रेस्ट इसका नाम क्यों रखा गया? क्रेस्ट इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक एब्रिवेशन है एक सेट ऑफ डिजीज़ की, ठीक है, उसकी वजह से इसका नाम क्रेस्ट रखा गया था। कैल्सिनोसिस सी से, आर से रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ई से एसोफेजियल डिसमोटिलिटी और हाइपोमोटिलिटी, एस से स्क्लेरोडेक्टिली और टी से टेलेंगेक्टेजिया। ठीक है, ये सारा मिला के क्रेस्ट सिंड्रोम बनता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट डज नॉट एक्सटेंड अबव द एल्बो और अबव द नी, ऐसा सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा में नहीं होता, टोटल स्क्लेरोडर्मा में नहीं होता। जो टोटल स्क्लेरोडर्मा है या जो जनरलाइज्ड सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा है जिसके बारे में भी पहले हमने बात की थी, इट इन्वॉल्व्स रियली द फेस ऑल्सो, ठीक है, लेकिन इसमें फेस इन्वॉल्व नहीं होगा। जनरली प्रोग्रेसिव स्लोली, ये भी काफ़ी मतलब लेस एग्रेसिव, ये इन रिलेशन टू द सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा, ये लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा जो है ये लेस एग्रेसिव है। जनरली प्रोग्रेसिव स्लोली। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, ठीक है, ये हो सकती है इस पेशेंट में बिकॉज ऑफ द कैल्सिनोसिस, बिकॉज ऑफ द वेस्कुलाइटिस, दैट वेसल ऑब्लिटरेशन। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बहुत कम लोगों में, बट दैट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन बिकॉज 10% इज़ अ लॉट।
तो 10% पॉपुलेशन में हो सकता है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगे जहां लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा होगा। अब आपको मैंने बता दिया था, कैल्सिनोसिस होगा, रेनॉल्ड्स फिनोमेना होगा, एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी मिल सकती है, स्क्लेरोडेक्टिली मिल सकती है, टेलेंगेक्टेजिया मिल सकता है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में। और लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में कभी भी अबव द एल्बो और अबव द नी स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, दैट इज वाई दिस इज लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। रेनॉल्ड्स फिनोमेना में आप देख लें कि पैलर स्कैनोसिस इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड और इमोशनल स्टिमुलाई, जो फिंगर टिप्स होंगी वो पैलर भी मिल सकती हैं। सियानोटिक पहले होगा ये कि वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, एक अग्रेसिव वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। अग्रेसिव वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे एकदम वाइटिश स्किन हो जाएगी। उसके बाद फिर वेजो फॉलोज बाय वेजो डायलेशन, एंड वेजो डायलेशन के बाद थोड़ी सी ब्लूइश स्किन हो जाएगी, और उसके बाद जब ब्लड आएगा तो वो वापस रेडिश हो जाएगी। तो पहले जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसमें पैलर भी हो सकती है, वाइटिश भी हो सकती है। उसके बाद फिर जब वेजो डायलेशन होगी, ब्लड आना शुरू होगा, तो वही फिर ब्लू होगा, और फिर जब ब्लड आ जाएगा तो इट विल टर्न इनटू रेड कलर। वेजो कंस्ट्रिक्शन 5% जनरल पॉपुलेशन में भी होती है, 5% इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्क्लेरोडर्मा और नॉट रिलेटेड टू लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। इसलिए यंग वुमन में ज़ाहिर है सारी की सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ यंग वुमन में ही है। प्राइमरी का मतलब क्या है कि कोई और प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ रेनॉल्ड्स हो, ना स्क्लेरोडेक्टली हो रही है, ना कैल्सिनोसिस हो रहा है, ना टेलेंगेक्टेजिया हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा, सिर्फ रेनॉल्ड्स है, सिर्फ फिंगर टिप्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी तब होगा जब लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड स्क्लेरोडर्मा इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए आपने ये रूल आउट करना है कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी है। उसको रूल आउट करने के लिए आपको सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन जो है उसको देखना चाहिए, बाकी लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाने चाहिए, बाकी एंटीबॉडीज़ को भी देखना चाहिए, और बाकी सिस्टम्स की भी इन्वॉल्वमेंट को चेक कर लेना चाहिए। नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी, इसमें ये होता है कि पेशेंट को एक स्पेशल किस्म का कंट्रास्ट डालते हैं उसके नेल पे, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। रोमाटोलॉजिस्ट ये करते हैं, जनरल फिजिशियन ये नहीं करते, जनरल मेडिसिन के जो फिजिशियंस हैं। उसके बाद अंडर द माइक्रोस्कोप उस नेल को देखा जाता है, और फिर वहाँ पे वेजल ऑब्लिटरेशन को देखा जाता है। अगर वेजल ऑब्लिटरेशन पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि वाकई ये वेस्कुलाइटिस की वजह से रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका जो ट्रीटमेंट, इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो नील फोल्ड कैपिलरोस्कोपी है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।